अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेस्ट वर्ल्ड सीजन 4 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड का नाम है जेनरेशन लॉस। कहानी की शुरुआत होती है केलब और मेव से। हमें 7 साल पहले का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। ये तब की बात है जब केलब और मेव ने रेहोबोअम की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और हमें इस सीन के थ्रू पता चलता है कि रेहोबोअम जो सिस्टम था, कंप्यूटर सिस्टम था जो लोगों को कंट्रोल करता था, उसके और भी वर्जन्स थे अलग अलग लोकेशंस पर, और केलब और मेव ने अलग अलग लोकेशंस पर जाकर इन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो इसी सिस्टम के लास्ट वर्जन को जब ये डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तब केलब बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसे एक गोली लग जाती है। उन्होंने इंसानों को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन केलब की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है इस वक्त, और मेव उसे तसल्ली देती है। केलब कहता है कि मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि ये सारी जो वॉर है जब ख़त्म हो जाएगी तब की ज़िंदगी कैसी होगी। मेव उसे एक्सेस करती है, उसके दिमाग को एक्सेस करती है। आपको बता देती हूँ कि इंसानों के मुंह के अंदर एक तरह की डिवाइस लगी हुई थी। ये हमें सीज़न 3 में बताया गया था कि जब रेहोबोअम का सिस्टम आया और सैरक की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया एक तरह से दुनिया को, तो इंसान अपने मुंह के अंदर एक डिवाइस लगाने लगे जिसके अंदर वो टैबलेट्स यूज़ करते थे और अपने दिमाग को अलग अलग तरह से उस टैबलेट के कंट्रोल में रखते थे। इनफैक्ट इन टैबलेट्स को लेकर एक पूरा एपिसोड था सीजन 3 में, जिसमें केलब इसी तरह की एक टैबलेट अपने मुंह में लगाता है और उसके बाद उसे अलग अलग विजन्स आते हैं, दुनिया अलग अलग रंगों में नज़र आती है। इसी डिवाइस के थ्रू मेव उसके दिमाग को एक्सेस कर रही है और उसे अपनी कुछ बहुत खूबसूरत मेमोरीज दे रही है। एक तरह से केलब को शांत रखने की कोशिश कर रही है, उसे आप ये समझ सकते हैं कि दवा दे रही है, सेडेट कर रही है। फिर हमें केलब और मेव को दोबारा दिखाया जाता है और लास्ट एपिसोड में जो सीन्स चल रहे थे वो आगे बढ़ते हैं। केलब और मेव 1920s वाले डेलॉस के पार्क में हैं। केलब ने शार्लेट को अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ मैन इन ब्लैक भी अचानक से आता है और मेव को वो नुकसान पहुंचाता है। मेव उसके दिमाग को एक्सेस करने की कोशिश करती है। उसे पता चल चुका है कि ये मैन इन ब्लैक का रोबोट है। शायद ये अपग्रेडेड वर्जन है। शार्लेट ने इसे इस तरह से बनाया है कि मेव इसे अपने काबू में ना कर पाए। तो ऐसे में मेव यहाँ मौजूद जो कंप्यूटर सिस्टम है उसी को कंट्रोल कर लेती है, उसी को हैक कर लेती है। एक तरह से आवाज़ जनरेट होती है जिससे यहाँ मौजूद जो चीज़ें हैं वो फटने लगती हैं, एक्सप्लोड होने लगती हैं। एक मौजूद जो ग्लास था यहाँ पर वो भी बुरी तरह से टूट जाता है, जिससे शार्लेट और केलब दोनों ज़मीन पर गिरते हैं। इस बीच केलब को शार्लेट से ये पता चल जाता है कि शार्लेट का आखिर प्लान क्या था। वो मक्खियों के ज़रिए एक बीमारी फैला रही है जो इंसानों को कंट्रोल में करेगी। उसका प्लान ये है कि इस पार्क में जब अलग अलग गेस्ट आएंगे तो उन्हें इसी पैरासाइट के थ्रू, इन्हीं मक्खियों के थ्रू इन्फेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने कंट्रोल में रखा जाएगा। केलब जानना चाहता है कि इन मक्खियों के इफेक्ट को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, मगर शार्लेट कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मेव कहती है कि ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मगर मैं दूसरे तरीके भी जानती हूँ तुम्हारे दिमाग तक पहुँचने के। मेव ये कहना चाहती है कि शार्लेट जो है वो एक रोबोट ही है और उसके दिमाग में जो पर्ल है उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो मेव भी काफ़ी पावरफुल रोबोट है और हम जानते हैं कि वो लोगों के दिमाग में जा सकती है और उनसे कम्युनिकेट कर सकती है बिना बात किए, तो ज़रूर उसके पास कोई प्लान होगा। इसके बाद ये लोग दोबारा से पार्क की तरफ जाने लगते हैं। चलते हैं क्रिस्टीना के पास जो देर तक सोती रह गई है। माया उसकी फ्लैटमेट कमरे में आती है और इस बात पर काफ़ी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो गया कि तुम ऑफिस नहीं गई टाइम पे। उसके बाद क्रिस्टीना तैयार होती है और माया नोटिस करती है कि कमरे में एक पेंटिंग बनी हुई है। क्रिस्टीना बताती है कि रात को वो देर तक जगती रही और सो नहीं पाई और इसी दौरान उसने इस पेंटिंग को बनाया। माया इस पेंटिंग को देखती है। इसमें उसी तरह का टावर बना हुआ है जिसके बारे में पहले कई बार बात हो चुकी है और ये शहर में मौजूद टावर का ही एक वर्जन है। इस टावर को हमें पहले भी दिखाया जा चुका है और इस एपिसोड में भी इस टावर को हम बार बार देखेंगे। तो क्रिस्टीना को एक तरह से इसका विजन आता है और वो इसे बनाती है, या फिर ये उसे नज़र आ रहा है, पता नहीं। ऐसा लगता है कि इस टावर को हर कोई नहीं देख सकता है। शायद जिन इंसानों को शार्लेट कंट्रोल कर रही है उन्हें ये नज़र नहीं आता, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम है इसका।
ये सारी बातें शायद सीज़न में आगे रिवील होंगी कि इस टावर से और क्या कुछ होता है। माया बताती है कि रात को मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और डरावने ख्वाब आ रहे थे, जिसमें मेरे पेरेंट्स को मक्खियों ने अपनी दबोच में ले लिया और फिर मुझे भी एक तरह से निगल लिया। थोड़ी देर पहले ही शार्लेट ने केलब को बताया था कि इंसानों को मक्खियों के ज़रिए कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए इन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि बच्चों को अगर हम इन्फेक्ट करें तो वो ज़्यादा ईजी होगा। खैर, माया क्रिस्टीना को कहती है कि तुम्हें आज मेरे साथ प्लीज़ बाहर चलना होगा, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, हम बाहर चलेंगे और मैंने तुम्हारे लिए एक डेट भी अरेंज की है। क्रिस्टीना तैयार हो जाती है माया के साथ बाहर जाने के लिए और जब ये फाइनली उस जगह पर पहुँचते हैं तो क्रिस्टीना की लिपस्टिक उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और उसे उठाने वाला कौन होता है? टेडी। टेडी को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, शायद क्रिस्टीना को जितना अच्छा लगा होगा उससे ज़्यादा तो अच्छा मुझे लगा क्रिस्टीना और टेडी को साथ में देखकर, क्योंकि डोलोरेस है ना हमारी, फाइनली उसे उसका टेडी मिल गया। टेडी क्रिस्टीना को अपना नाम नहीं बताता, बट कहता है कि ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, सदियों से जानते हैं। इस पर दोनों के बीच फ्लर्टिंग होती है और क्रिस्टीना कहती है कि हाँ, ये बहुत चीज़ी लाइन है। टेडी इस पर कहता है कि तो आप मेरे लिए एक बेहतर लाइन लिख दीजिए क्योंकि आप एक राइटर हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके बीच ट्यूनिंग ऑलरेडी पहली मुलाकात से ही सेट हो गई है। आप कंपेयर भी करके देख सकते हैं कि क्रिस्टीना जब पिछली डेट पर गई थी तब उसकी जो बातचीत हुई थी और अभी टेडी के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें कितना फ़र्क है। इनके बीच और भी बात होती है जिससे हमें समझ में आता है कि बहुत आसानी से इनके बीच बॉन्ड बन गया है। टेडी फिर बताता है कि मैं एक बाउंटी हंटर था और मेरा जो दिल है वो सोने का है। तो वो कहना तो ये चाह रहा है कि मैं एक दिल से अच्छा इंसान हूँ और भले ही मेरे पास्ट में कुछ वायलेंस रही हो। ये टेडी की ही स्टोरी है जो उसने डोलोरेस को सुनाई थी और वही टेडी का पास्ट है, लेकिन इस दुनिया में भी जो टेडी की ज़िंदगी है वो उसी कैरेक्टर के आसपास घूम रही है। केलब और मेव को दोबारा दिखाया जाता है जो 1920s वाले पार्क से बाहर निकल रहे हैं। पार्क में एक ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है जिसके थ्रू यहाँ मौजूद लोगों को कंट्रोल किया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी मक्खियों के ज़रिए इन्फेक्ट किया जा चुका है। तो शार्लेट के कंट्रोल में ये सारे गेस्ट्स हैं जो मेव और केलब पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं ताकि शार्लेट आज़ाद हो जाए। मेव को इस पार्क के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि ये दिखने में भले ही थोड़ा अलग है मगर इसकी जो स्टोरी लाइन है या जो कैरेक्टर्स हैं वो वेस्ट वर्ल्ड जैसे ही हैं और वेस्ट वर्ल्ड में तो मेव ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, तो वो जानती है कि कब क्या होने वाला है। तो इस पार्क की नॉलेज को वो अपने फेवर में इस्तेमाल करती है, लेकिन केलब को इस दौरान एक गेस्ट चाकू मार देता है। एक गाड़ी में मेव केलब और शार्लेट को लेकर पार्क के बाहर मौजूद कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। ये कंस्ट्रक्शन साइट आपको कुछ कुछ सीज़न 1 के एक सीन की याद दिलाएगी। डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड पार्क के बाहर एक एक्सपेंशन कर रहे थे और ये उसी एक्सपेंशन का डिमोलिशन हो रहा है। केलब ज़ख्मी है। इस दौरान वो मेव से एक सवाल करता है, कहता है कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था, तुम चली क्यों गई थी? मेव बताती है कि जब तुम अस्पताल में थे, बेहोश थे और तुम्हारी जान खतरे में थी, तब मैं तुम्हारे आसपास ही थी, लेकिन उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि इंसान जो है वो मर जाता है और जो मोर्टालिटी है उसे लेकर मैंने सोचना शुरू किया। क्योंकि मेव एक रोबोट है, वो मर नहीं सकती और उसके काइंड के जो लोग हैं, बेसिकली जो रोबोट्स हैं बाकी जो वेस्ट वर्ल्ड में थे, वो भी मर नहीं सकते, उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है, अगर उनकी जान गई तो वो ख़त्म। आप उनका एक वर्जन बना सकते हैं लेकिन वो इंसान नहीं होगा, वो रोबोट ही होगा। मेव इस बात को लेके काफ़ी महसूस करती है और जब केलब ठीक होने लगता है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि शायद वो इस आइडिया से डील नहीं कर सकती कि केलब एक दिन मर जाएगा या वो बाकी इंसानों से भी इसीलिए ज़्यादा क्लोज़ नहीं होना चाहती। वो कहती है कि मैं यहाँ से चली गई थी और अकेले में ज़िंदगी बिता रही थी और आपको याद होगा कि मेव जो है वो अपने दिमाग के थ्रू उस टाइम में भी जा सकती है जब वो खुश थी तो वो अपना टाइम अकेले में रहते हुए ही बिताती थी और एक तरह से मेडिटेट करती थी और अपने दिमाग में अच्छी मेमोरीज़ में जीती थी। लेकिन एक दिन उसे केलब की याद आई और वो ये जानने में इंटरेस्टेड हुई कि केलब फ़िलहाल कहाँ है। उसने अपने दिमाग से केलब को एक्सेस किया
एक्चुअली अब वो केलब को कैसे एक्सेस करती है इस बारे में भी मेव बता चुकी है। आपको याद होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि इंसानों के अंदर एक डिवाइस लगाई जाती है और इसी डिवाइस के थ्रू मेव केलब को लोकेट कर सकती है, क्योंकि मेव एक बहुत ही पावरफुल रोबोट है और वो अपने आसपास की मशीनों को, कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकती है, हैक कर सकती है आसानी से। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो केलब की लोकेशन पता करती है, बट जैसे ही वो ऐसा करती है पता चल जाता है बड़े वाले सिस्टम को, यानी कि शार्लेट के सिस्टम को, कि मेव कहाँ है। मेव की वजह से ही उसे केलब की लोकेशन भी पता चलती है। तो मेव एक तरह से यहाँ पर कन्फेस कर रही है कि तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी आई उसकी वजह से ये सारी मुसीबत दोबारा शुरू हुई है। ना मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करती अपने दिमाग के थ्रू, ना ये सिग्नल्स बेसिकली एक तरह से लीक होते और हमारी लोकेशन किसी को पता चलती। फ्लैशबैक सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि केलब के साथ यहाँ पर उसकी होने वाली वाइफ भी है। मेव इन दोनों को साथ देखती है और सोचती है कि केलब एक अच्छी ज़िंदगी जी पाया, उसको कोई ऐसा मिल सका जिसके साथ वो बूढ़ा हो सके और एक फैमिली बना सके, तो ये बहुत आइडियल होगा केलब के लिए। मेव जो है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी और उसे इंसान की ज़िंदगी की खूबसूरती का एक तरह से अंदाज़ा होता है कि आप पैदा होते हैं, एक ज़िंदगी जीते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो वो एक लिमिटेड टाइम ही होता है जिसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मेव को इस आइडिया से शायद डर भी लगा, इसलिए वो इंसानों से दूर हो गई। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। ये लोग साइट पर पहुंच चुके हैं। मेव मैन इन ब्लैक से डील करने के लिए पीछे रह जाती है। वहीं केलब शार्लेट को ऊपर एक ऑफिस में लेके जाता है और एक कुर्सी से बांध देता है। वो अपने दोस्तों को कांटेक्ट करता है ताकि वो यहाँ पर उसकी मदद के लिए आ सकें। शार्लेट उर्फ डोलोरस, जिसको आप शेलोरस कह सकते हैं, चाहे आई डोंट नो, वो केलब को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है, क्योंकि केलब के अंदर पैरासाइट तो है ही। वो उसे ऑर्डर देती है कि वो मेव को गोली मारे। केलब इस आइडिया को रेजिस्ट करता है और मेव की जगह मैन इन ब्लैक को गोली मार देता है। शार्लेट थोड़ा हैरान होती है, पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, और केलब कहता है कि क्योंकि मेरे पास कुछ है जीने के लिए। एक्चुअली केलब एक आउटलायर है। आपको याद होगा कि हमें सीज़न 3 में अवगत करवाया गया था कि जो भी इंसान हैं उन्हें रेहबोअम नाम की मशीन कंट्रोल तो करती है, लेकिन कई सारे ऐसे भी इंसान हैं जिन्हें प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता और वो एक तरह से मनमौजी होते हैं, अपने मन की ही करते हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कंप्यूटर सिस्टम के लिए आसान नहीं था उन्हें हैंडल करना। तो इन आउटलायर्स को एक तरह से मारने का काम या फिर बेहोश करने का काम शुरू कर दिया गया। सैरक के थ्रू हमने देखा भी था उस जगह को जहाँ बहुत सारे लोगों को एक तरह से कायरो स्लीप में रखा गया है या फिर उन्हें ख़त्म कर दिया है। आउटलायर्स भी एक दूसरे को ही मारते थे, ये हमें पता चला था सीज़न 3 में। तो अब क्योंकि केलब एक आउटलायर है तो उसे कंट्रोल करना शार्लेट के लिए आसान नहीं होगा, भले ही उसने केलब के अंदर एक पैरासाइट डाल दिया है। मैन इन ब्लैक के रोबोट को गोली तो लगी है मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ है। वो एक अपग्रेडेड रोबोट है और मेव ने जिस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर लिया था, उसी तरह से शायद शार्लेट के रोबोट ने मैन इन ब्लैक को जब बनाया तो उसे अपग्रेडेड वर्जन में रखा ताकि मेव उसे कंट्रोल में ना कर पाए। मैन इन ब्लैक अपनी जगह से उठता है और मेव को गोली मार देता है, साथ ही एक चाकू से उसे कई बार स्टैब भी करता है। ऐसा लगता है कि मेव मौत की कगार पर है, ख़त्म होने वाली है। वो मैन इन ब्लैक को ज़ोर से पकड़ लेती है, साथ ही इस साइट पर मौजूद जो एक्सप्लोजिव्स थे उन्हें भी एक्टिवेट कर देती है। होता यह है कि यहाँ पर मौजूद सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और मैन इन ब्लैक भी मेव के साथ मारा जाता है। मरने से पहले वो कहती है कि दोबारा मिलेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि ये बॉट्स हैं, दोबारा बन जाएंगे। चलते हैं बर्नार्ड और एशली के पास जो इंसानों के साथ मौजूद हैं। ये इंसान इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बर्नार्ड और एशली के साथ किया क्या जाए। बर्नार्ड को पता है कि आगे क्या होगा। वो एशली को कहता है कि कई सारे वर्जन्स में हम मारे जाएंगे और किसी वर्जन में हम बचेंगे भी। एशली थोड़ा हैरान है,
तभी ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि करना क्या है। ये एशली को एज अ होस्टेज अपने पास रखते हैं और फिर जो बाकी ग्रुप है, जो लड़की इन दोनों को लेकर आई थी, वो बर्नार्ड को और एक ग्रुप को लेकर जाएगी उस जगह पर जहाँ पर बर्नार्ड क्लेम कर रहा है कि एक वेपन दबा हुआ है और इस वेपन की इन लोगों को ज़रूरत है। हम देखेंगे कि इस जगह पर डेलॉस के ड्रोन्स घूम रहे हैं और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। ये जो लोग हैं छुप कर काम करते हैं, तो इन्होंने अपने आप को आसानी से कैमोफ्लाज कर लिया है टेक्नोलॉजी की मदद से। और बर्नार्ड तो अपने ही धुन में नज़र आ रहा है, वो यहाँ मौजूद कीड़ों को, मक्खियों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। डेलॉस के ड्रोन्स के जाने के बाद बर्नार्ड उस जगह पर इन लोगों को लेकर चलता है जहाँ उसे लगता है कि वेपन दबा हुआ है। बर्नार्ड से पूछा जाता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो वेपन यहीं पर छुपा है। उसका कहना है कि बस एक यही जगह है जहाँ पर मैंने अभी तक खुदाई नहीं की है। अब क्योंकि बर्नार्ड सिमुलेशन में रहकर इन सारे वर्जन्स को जी चुका है, तो वो अलग अलग जगह पर खुदाई करके देख चुका होगा कि कहाँ पर वेपन मौजूद है। हमें अंदाज़ा होगा कि बर्नार्ड के साथ जिस लड़की को दिखाया जा रहा है वो थोड़ी जानी पहचानी तो है ही। उसके बाल कुछ पहचाने पहचाने लग रहे हैं, है ना? नहीं, मेव जैसे तो लग रही है, लेकिन उसके अलावा केलब की बेटी है फ्रैंकी, याद है? और फ्रैंकी के बाल घुंघराले थे। एक्चुअली इस सीन के ज़रिए मुझे ये समझ में आया कि ये जो लड़की है ये केलब की ही बेटी है, क्योंकि बर्नार्ड उससे उसके पिता के बारे में पूछता है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी ज़िंदा है। तो ये लड़की अपने पिता को ढूंढ रही है और केलब अपनी बच्ची को छोड़कर चला गया था कहीं मिशन पर। बर्नार्ड को पिछले एपिसोड में जब हमें जगते हुए दिखाया था तो उसके ऊपर धूल भी जमी हुई थी और एशली ने कहा भी था कि कई साल बीत चुके हैं। बर्नार्ड और एशली की टाइमलाइन फ्यूचर की है, मेव और केलब की टाइमलाइन जो है वो पास्ट की है। ये हमें अलग अलग सीन्स के थ्रू पता चला है और इस पर्टिकुलर सीन में तो बिल्कुल रिवील ही हो गया कि ये पास्ट और फ्यूचर दो अलग अलग टाइमलाइंस की बात है। बर्नार्ड एक जगह से रेत हटाना शुरू करता है और उसे अल्टीमेटली वो वेपन मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, और ये वेपन है मेव। वही मेव जिसने साइट पर एक्सप्लोजन किया था और मैन इन ब्लैक के साथ मारी गई थी। तो मैन इन ब्लैक को तो शार्लेट ने बचा लिया होगा, लेकिन मेव यहीं पर रह गई थी। यानी कि ये वही जगह है जहाँ पर केलब, शार्लेट, मेव, मैन इन ब्लैक ये सब कई साल पहले मौजूद थे। चलते हैं केलब और शार्लेट के पास ताकि आगे की कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाए। मेव की मौत से केलब बहुत उदास है, वो गुस्से में भी है। वो शार्लेट से कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूं या मरूं, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मेरी बेटी ऐसी दुनिया में ना रहे जहाँ पर वो डेलॉस कंपनी की पपेट हो। तो वो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मरने को भी तैयार है। शार्लेट उसे कुछ याद करने के लिए कहती है कि तुमने एक टीम बुलाई थी अपनी मदद के लिए, क्या हुआ उसका? तभी आसपास कुछ लोग आने लगते हैं और केलब को लगता है कि शायद उसके दोस्त आ गए हैं, बट पता चलता है कि ये उसके दोस्त नहीं थे। शार्लेट रिवील करती है कि ये उसके साथी हैं। डेलॉस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स अंदर आते हैं और शार्लेट अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। केलब को गोलियां मारी जा चुकी हैं, वो अपनी जगह पर गिर गया है, बट केलब दोबारा भी खड़ा है सामने, उसे कुछ नहीं हुआ है। केलब हैरान है और साथ ही हम भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। वेस्टवर्ल्ड शो में ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल आउटलायर शो है ये। शार्लेट बताती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, एक्चुअली तुम 278th वर्जन हो केलब के। केलब मारा जा चुका है और जब केलब ने मुझे बंदी बनाया था, यानी तुमने मुझे बंदी बनाया था, तब तुम्हारे दोस्त नहीं आए थे मदद के लिए, बल्कि मेरे लोग आए थे और उन्होंने तुम्हारा काम ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैंने तुम्हारा एक रोबोट वर्जन बनाने की कोशिश की और उसी की तैयारी चल रही है, उसी का इंटरव्यू चल रहा है। ये मैं तुम्हारी फिडेलिटी चेक कर रही हूँ। ये सीन देखकर आपको एग्जैक्टली याद आएगा सीज़न 2 का एंड क्रेडिट सीन, जहाँ पर मैन इन ब्लैक को दिखाया गया था और उसकी बेटी के वर्जन वाला एक रोबोट था और उस टाइम मैन इन ब्लैक का भी फिडेलिटी टेस्ट चल रहा था। तो वहाँ से कनेक्ट करते हुए हम यहाँ आते हैं। डेलॉस कंपनी जो है वो वॉर जीत चुकी है।
मेव और केलब उसे रोक नहीं पाए। हमें लग रहा था कि ये जो मतलब मुझे पर्टिकुलरली ये लग रहा था कि ये जो सीज़न है वो इसी बारे में होगा कि मेव और केलब किस तरह से शार्लेट को रोकते हैं, डेलॉस को रोकते हैं। लेकिन ये जंग तो ऑलरेडी शार्लेट जीत चुकी है। एपिसोड 4 में ही ये बात रिवील हो गई है। केलब मर चुका है और उसके रोबोट वर्जन को बनाया जा रहा है। ऐसा शार्लेट क्यों कर रही है ये अभी रिवील नहीं हुआ है। केलब की इतनी भी क्या ज़रूरत थी शार्लेट को कि वो उसका रोबोट वर्जन बनाए। केलब एक कमरे में आंखें खोलता है। ये ओलंपियाड एंटरटेनमेंट में मौजूद एक कमरा है। ओलंपियाड एंटरटेनमेंट वही कंपनी है जहाँ पर क्रिस्टीना काम करती है और ये डोलोरस जैसी दिखती है। तो यानी क्रिस्टीना भी एक रोबोट है ऑब्वियसली, लेकिन उसे शार्लेट ने ही बनाया है। और क्रिस्टीना कुछ देर पहले ही टेडी से मिली है, तो उस टेडी को भी शार्लेट ने ही बनाया होगा, डेलॉस कंपनी ने ही बनाया होगा। इसके पीछे वजह क्या है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। ओलंपियाड एंटरटेनमेंट ऑफिस के बाहर हमें दूरी पर वो टावर भी नज़र आएगा जिसकी बार बार बात होती है इस सीज़न में। इस टावर में ज़रूर कुछ पावर है जिसके थ्रू शायद इंसानों को कंट्रोल किया जाता है। ये किसी तरह का सिग्नल देते हैं शायद। केलब सड़क पर मौजूद है और इसी टावर से एक सिग्नल आता है शायद, और आसपास मौजूद जो भी लोग होते हैं वो रुक जाते हैं। यानी कि जो डेलॉस कंपनी है उसने इंसानों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है और लोग वही करते हैं जो डेलॉस कंपनी चाहती है, शार्लेट चाहती है। केलब अपने आसपास मौजूद लोगों को फ्रीज देखकर हैरान है और मैं भी हैरान हूँ। आपके दिमाग में अगर कुछ सवाल हैं या कुछ थ्योरीज हैं तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।